प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज आपकी पाठ्य पुस्तक की दूसरा पाठ पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है बोध। बोध का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञात, जानकारी होना इत्यादि। तो आज हम इसी के संबंध में इस पाठ में पढ़ेंगे। इस पाठ में जो है लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। वे इस पाठ में शिक्षक पद को एक महान पद बताते हुए कहते हैं कि शिक्षक पद ऐसा पद होता है जिसको मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। भले ही शिक्षक को ऊपरी आमदनी नहीं हो, उनको अपना ही वेतन में अपना जीवन यापन करना हो, भले ही उनका जीवन हालत तंगी हो, लेकिन जो मान सम्मान एक शिक्षक को मिलता है वह शायद किसी को मिलता होगा। तो इसी पर आधारित ये पाठ है जिसका नाम है बोध। इस लेख में 3 पात्र हैं। एक पात्र है पंडित चंद्रधर, जो शिक्षक हैं, जिनका हालत तंगी है। उनका अपना ही वेतन से उनका पूरा घर का खर्च चलाना पड़ता है। उनके पास न खाने का आटा होता है और नहीं तो आराम से पहनने के लिए कपड़ा। और दूसरी तरफ थाना के हेड कांस्टेबल ठाकुर अतिबल सिंह हैं और तीसरा है कचहरी के दैनिक आय व्यय का हिसाब रखने वाले मुंशी वैजनाथ। इन दोनों आदमी का जीवन आराम से करता है। इनके पास बड़े बड़े घर हैं, कालीन हैं, मेज हैं, कुर्सियां हैं। साथ ही साथ इन दोनों को अपना अपना सेवक हैं, यानी कि नौकर हैं, अर्थात टहलुआ है। ठीक है। तो ये 3 पात्र हैं। इस लेख में इन 3 पात्रों का उल्लेख किया गया है और इन तीनों पात्र के उल्लेख के क्रम में यह बताया गया है कि शिक्षक का पद सम्मान और इज्जत की दृष्टि से कैसे देखा जाता है। तो बच्चों, इस लेख को स्टार्ट करने के पहले हम सर्वप्रथम शब्द के अर्थ पर ध्यान देंगे। पहला है जंजाल। जंजाल का अर्थ होता है मुसीबत। ठीक है। प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार, यानी कि किसी चीज का इंतजार करना, वेट करना। टहलुआ। टहलुआ का अर्थ होता है सेवक। सेवक या उनको हम नौकर भी कह सकते हैं। सेवक जो सेवा करते हैं, जो व्यक्ति सेवा करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेवक कहते हैं। कुर्ना, मन ही मन दुखी होना। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई दुख आता है, या आप गरीब हैं, आपके बगल वाले अमीर हैं, तो आप उनको देखकर आप मन ही मन दुखित होते हैं।
यानी कि मन ही मन क्या होते हैं, आप पूछते हैं। संपन्न का अर्थ होता है धनी। धनी चाहे तो ये रुपये पैसे से हो सकता है, संपत्ति से भी हो सकता है। खुशामद चापलूसी करना, यदि आपको अपना काम निकालना है या आपको किसी दूसरे से काम लेना है तो आप क्या करते हैं, आप उसका चापलूसी करते हैं या आप उसको खुशामद करते हैं। हेठी का अर्थ होता है बेइज्जती। तहसील का अर्थ होता है प्रखंड, जिसको कि हम ब्लॉक भी कहते हैं। व्यतीत होना, बीतना। आय व्यय यानी कि आमदनी, आय माने इनकम, आमदनी। व्यय का अर्थ होता है खर्च, यानी कि आय व्यय आमदनी खर्चा। ठाठ बात शान शौकत, ठाठ का अर्थ होता है शान शौकत। और कोसना का अर्थ होता है कि अपने भाग को, यदि कोई व्यक्ति को कोई काम, कुछ काम नहीं होता है, वो परिश्रम करता है फिर उसका काम सफल नहीं होता है, तो अपने भाग को श्राप के रूप में क्या करता है, वो कोसता है, श्राप के रूप में अपने भाग को गालियां देता है। असह जो सहन करने वाला ना हो। कभी कभी कुछ ऐसे बात हो जाते हैं जो आदमी को असहनीय हो जाता है, जो उस बात को वे सह नहीं पाते हैं, यानी कि असह जो सहन करने वाला न हो। उतावली अर्थात इसका अर्थ होगा जल्दबाजी। असबाब का अर्थ होता है सम्मान, वो सम्मान नहीं जो वस्तु से सामान का अर्थ होता है वस्तु, और असबाब यात्री का सामान, यानी कि वस्तु से है, चीज से है। और डेरा जमाना यानी कि रुकना और ठहरना। तो बच्चों, ये है आपके पाठ के मुख्य शब्दों का अर्थ है। अब हम पाठ की ओर चलते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताया, इस लेख में आपको 3 पात्र हैं। एक पात्र हैं पंडित चंद्रधर, जो शिक्षक हैं। उनका हालत दयनीय है, उनका हालत तंगी हालत है। उनके पास न खाने का आटा है और न तो सुख से पहनने का कपड़ा है। वे अपने भाग को कोसते हैं, अपने भाग्य को श्राप के रूप में गालियां देते हैं, और वे सोचते हैं कि यदि मैं शिक्षक पद पर न होकर कर किसी दूसरे पद पर मैं होता तो आज हमारा ये हालत नहीं होता, और मैं भी, मेरे पास भी मेज होते, कालीन होते, सेवक होते और बड़े घर होते। इसके लिए अपने शिक्षक पद से त्याग देने के लिए, अपने शिक्षक पद को छोड़ने के लिए वे अनेक बार वे प्रार्थना पत्र देते हैं। यहां तक कि अपने बड़े बड़े अफसरों को वो खुशामद करते हैं, अर्थात चापलूसी करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। वे थक हार कर वो सब कुछ काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन हाँ, उनको में एक खासियत था कि उस समय पर विद्यालय जाते थे, मन लगाकर बच्चों को पढ़ाते थे, और विद्यालय से लेटकर वो घर आते थे। उधर यानी दूसरी तरफ ठाकुर अतिबल सिंह, जो थाना के हेड कांस्टेबल हैं, यानी कि थाना के दारोगा हैं, उनका वेतन पंडित चंद्रधर से कम है, लेकिन उनका ऊपरी आमदनी ज्यादा है। इसलिए उनके पास बड़े घर हैं, मेज हैं, कालीन हैं और सेवक हैं।
उसी तरह एक और पात्र हैं, वो हैं मुंशी बैजनाथ, जो कचहरी के दैनिक आय व्यय का हिसाब रखते हैं। उनके पास उनका भी ऊपरी आमदनी अच्छा खासा है। उनके पास भी बड़े घर हैं, कालीन हैं, सेवक हैं, सब कुछ है। और उन दोनों को देखकर पंडित चंद्रधर जो शिक्षक हैं, वो जो हैं वो मन ही मन उठते हैं। लेकिन ठाकुर अतिबल सिंह के 2 लड़के हैं और मुंशी बैजनाथ के 3 लड़के हैं। ये 5 लड़कों को ये पंडित चंद्रधर पढ़ाते हैं और पढ़ाने के उपलक्ष्य में उन्हें कभी कदार वे दोनों जो हैं पंडित चंद्रधर जी को दूध, दही, आटा वगैरह दे दिया करते हैं। साथ ही साथ वो शिक्षक के नाते चंद्रधर सिंह से कहते हैं कि पंडित जी, हमारे बच्चों को, हमारे लड़कों को थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। वो बहुत बदमाशी करता है, वो नहीं पढ़ता है ना, वो ज्यादा क्रिकेट खेलता है, इस पे उसको खबर लीजिएगा, उस पर ज्यादा ख्याल रखिएगा। और यह बात जो है शिक्षक चंद्रधर जी को असह्य लगता है। वो मन ही में सोचते हैं कि क्या मैं नौकर हूं कि मैं इन दोनों को बच्चों को मैं ख्याल रखूं, मैं उन दोनों बच्चों को मैं खबर लूं। लेकिन वो क्या कर सकते थे? वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों की बदौलत उन्हें कभी कदार दूध, दही, आटा और बाजार के सामान सस्ते दामों पर उन्हें मिल जाया करता था। समय बीतता गया। एक दिन ठाकुर अतिबल सिंह और मुंशी बैजनाथ दोनों अयोध्या की यात्रा की सलाह की। बरसात के दिन थे। सभी परिवार जाने के लिए वहां इच्छुक थे और वे दोनों पंडित जी को भी जो है जाने के लिए वो कहते हैं। लेकिन पंडित जी कहते हैं कि मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरा तो ऐसी तंगी हालत है, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन दरोगा जी और मुंशी जी के कहने पर पंडित चंद्रधर यानी जो शिक्षक हैं वो अयोध्या जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चूंकि उनको जाने का सारा खर्चा उन दोनों ने उठा लिया, इसलिए ये भी सोचे पंडित जी भी सोचे कि इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। चलो भाई, हम इसी में हम भी जो है अयोध्या जो है घूम लेंगे। ठीक है। और इस प्रकार जो है उनके गांव का नजदीक एक स्टेशन है जिसका नाम है बिल्हौरी। वो तीनों आदमी पंडित चंद्रधर, ठाकुर अतिबल सिंह और मुंशी बैजनाथ, ये अपने परिवार के साथ स्टेशन पर जाकर बैठ जाते हैं। जब अयोध्या जाने का रेलगाड़ी जब बिल्हौरी स्टेशन पर आता है तो भाग दौड़ मच जाता है, जिसके कारण जो है कि मुंशी बैजनाथ अपने परिवार के साथ दूसरे डब्बे में चढ़ जाते हैं और पंडित चंद्रधर और ठाकुर अतिबल सिंह अर्थात दरोगा जी एक डब्बा में चढ़ जाते हैं। जिस डब्बा में मुंशी बैजनाथ जी चढ़ते हैं उस डब्बे में काफी भीड़ होता है और इतना भीड़ होता है कि पैर रखना भी मुश्किल होता है।
और जिस डब्बे में पंडित चंद्रधर जी और दरोगा जी चढ़ते हैं उस डब्बे में मात्र 4-5 यात्री ही होते हैं, लेकिन सभी यात्री जो हैं कि अपने अपने बेड पर सोए रहते हैं, लेटे रहते हैं। इस पर ठाकुर साहब यानी कि थाना हेड कांस्टेबल ठाकुर अतिबल सिंह उन यात्रियों से कहते हैं कि देखते नहीं हो कि हम लोग खड़े हैं और तुम लोग लेटे हुए हो, उठ जाओ। लेकिन उस यात्री ने दरोगा जी को डांटते हुए, फटकारते हुए कहता है कि मैं क्यों उठूं? क्या ये थाना नहीं है कि मैं आपके बात को मैं मानूं? और इस प्रकार जो है कि बारी बारी से जो है कि 4-5 यात्री जो हैं कि दरोगा साहब को भारी बेइज्जती करते हैं। कोई कहते हैं कि आप ही न थे जो कि हमको झूठा जासूसी के आरोप में आप हमसे 25 रुपये लेकर आप चले गए थे। उनमें कुछ यात्री कहते हैं कि आप ही थे जो अकारण हमको मार पीट कर कचूमर निकाल दिया था। कुछ यात्री कहते हैं कि आप ही वो आदमी हैं जो बेवजह बिना कारण आप हमें जेल में बंद कर दिए थे और पैसे लेकर आप हमको रिहा किए थे। इस तरह से जो है कि 4-5 यात्री जो हैं कि दरोगा साहब का बहुत भारी बेइज्जती करते हैं। यहां तक को 5-4 यात्री जो हैं कि दरोगा साहब का जो है सामान को ट्रेन के डब्बे से बाहर फेंक भी देते हैं। अंततः पंडित चंद्रधर और ठाकुर अतिबल सिंह यानी कि दरोगा साहब वो ट्रेन डब्बे से उतरकर दूसरे डब्बे में वो चले जाते हैं। उधर मुंशी बैजनाथ जिस डब्बे में चढ़े थे, जिस डब्बे में थे, उस डब्बे में पैर रखने का भी जगह नहीं था और उनको कै दस्त होने लगा, जिसके कारण जो है उनके शरीर में दर्द, ऐंठन महसूस होने लगा और जब वो असहनीय हो गया तो मुंशी बैजनाथ प्लेटफॉर्म ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर लेट गए। उनकी पत्नी उनकी यह दशा देखकर वो बेचैन हो गई और वो अपने बच्चों के साथ वो भी ट्रेन से उतर गई और उतरने के क्रम में वे अपना ट्रंक और जिस बक्सा में रुपया था वो उतारना भूल गई। ट्रेन चल दी, लेकिन दरोगा साहब पंडित चंद्रधर अपने मित्र को दशा देकर वो भी उतर गया। उतरने के बाद दिन पर समय के दरमियान मुंशी बैजनाथ जी का तबियत जो है वो और अधिक बिगड़ते चला गया और नौबत यहां तक आ गया कि कै और दस्त, बुखार, शरीर में ऐंठन, नसों में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसे ऐसा लगने लगा कि शायद मुंशी बैजनाथ जी अब बच पाएंगे। जब यह दशा स्टेशन मास्टर ने देखा तो उसने हुक्म दिया कि जल्दी, शायद इसको हैजा हो गया है, जल्दी से स्टेशन से बाहर ले जाओ। और किसी तरह उन लोगों ने मुंशी बैजनाथ जी को एक पेड़ के नीचे में रखते हैं। अब होता है कि डॉक्टर कहां मिलेंगे, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद एक छोटा अस्पताल मिला जिसमें एक डॉक्टर थे जिनका नाम था चोखेला। हालांकि वो डॉक्टर नहीं थे, वे एक डॉक्टर के कंपाउंडर थे और वो भी कंपाउंडर
कहाँ के थे? तो बिलहौरी के ही थे। चूंकि उनका छोटा सा जमीन, छोटा घर बिलहौरी में पड़ता था, इसलिए कभी कदाल वे बिलहौरी जाया करते थे और प्रखंड में लगान देने के लिए वो कभी कदाल उन्हीं मुंशी बैजनाथ के पास जाया करते थे। लेकिन वही मुंशी बैजनाथ वह है डॉक्टर चोखेलाल जी को लगान के साथ, जमीन के लगान के साथ साथ अपना हक जो है बहुत किराए से लेते थे। और जब तक चोखेलाल, डॉक्टर चोखेलाल मुंशी बैजनाथ जी को उनका हक नहीं देते थे, तब तक वो जो है शाम तक जो है उन्हें खड़ा रखते थे। यही कारण था कि डॉक्टर चोखेलाल तो उनका इज्जत करते हुए उनको देखा, दावा भी दिया, लेकिन फीस के रूप में 10 रुपये डिमांड किया, 10 रुपये मांगा। लेकिन उसमें बैजनाथ मुंशी जी के पति के पास 1 पैसे नहीं थे। क्यों? क्योंकि जो भी पैसे थे वो बक्से में था और वो बक्सा वो उतारना भूल गई थी और ट्रेन चल दी थी, इसलिए उनके पास 1 रुपया नहीं था। दुर्गा जी के पास भी रुपए थे, पैसे थे, लेकिन वो भी कम ही थे। लेकिन फिर भी दुर्गा साहब जो है वो डॉक्टर को 10 रुपया देकर किसी तरह वहां से वो पिंड छुड़ाए और छुड़ाने के बाद फिर पुनः जो है वह जो कि अयोध्या गए। अयोध्या जाने के बाद ठहरने के लिए घर का व्यवस्था करने लगे, लेकिन पंडों का घर खाली नहीं था। सभी पंडों का घर आदमियों से भरा हुआ था। उन्होंने विचार किया कि किसी पेड़ के नीचे ठहरा जाए, लेकिन जहां जाते हैं उस पेड़ के नीचे आदमी ही पाते हैं, व्यक्ति पाते हैं। इसलिए भारी मशक्कत, भारी कोशिश करने के बावजूद भी जब जगह नहीं मिला तो वह खुले आसमान में वो अपना बिछावन लगाएं और कहें और सोचें कि वो अब यहीं पर ठहरना चाहिए। लेकिन रात बीती गया और एक अचानक बिजली कड़कने लगा और पानी बरसने लगा। अब सभी लोग सोचने लगे कि अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं। तभी जो है कि एक हाथ में लालटेन लिए हुए एक युवक उनकी ओर बढ़ता हुआ चला रहा था। भाई चंद्रधर जी जो शिक्षक थे उन व्यक्ति से बोलते हैं कि भैया क्या हम लोगों को ठहरने के लिए कहीं जगह मिलेगा? लेकिन वो व्यक्ति जो है भाई चंद्रधर जी को बहुत ध्यान से देखता है और उस व्यक्ति का नाम है कृपा शंकर। क्या नाम है? कृपा शंकर। और कृपा शंकर भी जो है कि पंचनथर जी को बहुत ध्यान से देखता है और यह भी जो है कृपा शंकर को बहुत ध्यान से देखते हैं। एक दूसरे को चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। अंत में कृपा शंकर बोलते हैं कि आप पंडित चंद्रधर जी हैं? तो बोलते हैं कि हाँ मैं वही हूं चंद्रधर, मैं एक शिक्षक हूं। तो कृपा शंकर कहते हैं
कि मैं आपको पहचान रहा हूं, आपको शायद बेलहौरी में देखा था। और इस प्रकार से जो है कि दोनों व्यक्ति जो हैं कि अपने दिमाग पर जोर देते हैं और याद करने का कोशिश करते हैं। अंत में कृपा शंकर जो हैं वो पहचान जाते हैं और कृपा शंकर पहचान जाता है और कहता है कि गुरुजी, मैं आपका पुराना शिष्य हूं। क्या हूं? पुराना शिष्य हूं। जब हमारे पिताजी बेलहौरी में एक डाक मुंशी थे, उसी समय मैं आपकी सेवा में मैं आपके यहाँ पढ़ा था और वहां से आकर मैं इंटर पास किया और अभी मैं सरकारी नौकर हूं। और बहुत सम्मान आदर के साथ कृपा शंकर पंडित चंद्रधर जी को पैर छूकर प्रणाम करता है। करने के बाद कृपा शंकर पूछता है कि से आप कब आए? अच्छे तो हैं? आप कैसे हैं? अच्छे तो हैं? पंडित चंद्रधर जी कहते हैं कि मैं आज ही आया हूं। तो कृपा शंकर बोलते हैं कि क्या आपके साथ बीवी बच्चे भी हैं, मेरी पत्नी भी है, बच्चे भी हैं? तो पंडित चंद्रधर जी कहते हैं कि नहीं, मैं तो अकेला हूं, लेकिन मेरे साथ दो मित्र हैं, उनके साथ पत्नी और बच्चे हैं। और इस प्रकार से जो है उनका शिष्य कृपा शंकर जो है कहते हैं कि गुरुजी, मेरे पास बहुत बड़ा घर है, सभी घर खाली पड़े हैं, आप चलिए, मेरे यहां चलिए और 2-4 दिन ठहरिए और घूमिए फिरिए। इसके बाद जो है कृपा शंकर कई कुली को बुलाता है और सभी सामान वस्तु, जो भी उनके साथ जो वस्तु था, सामान था, उस सामान को उठवाकर अपने घर ले जाता है। और जाने के बाद वहां जो है कि उनका कृपा शंकर का नौकर खटिया बिछाता है, सभी बैठते हैं और सभी के लिए पूरियां बनना शुरू हो जाता है। सभी खा पी कर सो जाते हैं, लेकिन पंडित चंद्रधर के आंख में नींद नहीं आता है। वे सोचते रहते हैं कि मैं आज एक शिक्षक के नाते ही जो है, शिक्षक के कारण ही जो है आज ये जो शिष्य जो है कि हमको इतना आदर किया, सम्मान किया, इज्जत किया। जब कृपा शंकर उन सभी को आदर के साथ खाना खिला रहे थे, उनके सेवा सत्कार कर रहे थे, उसमें कृपा शंकर के चेहरे पर हर्षोल्लास का मुख कमल जो है वो चमक रहा था। और इस प्रकार जो है पंडित चंद्रधर जी को उस समय बोध होता है, वो ज्ञान होता है, ज्ञात होता है कि शिक्षक का पद बहुत ही महान पद है। जो इज्जत सम्मान एक शिक्षक को दिया जाता है वो किसी और को शायद ही नहीं दिया जाता हो। और इस प्रकार से जो है कि पंडित चंद्रधर जी को यह ज्ञात होता है कि नहीं, शिक्षक पद एक महान पद है और नहीं, मैं इस पद को मैं नहीं छोड़ सकता हूं।
और इस प्रकार पंडित जी जब घर पहुंचे तो उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन हो गया था। उन्होंने फिर कभी किसी विभाग में जाने की चेष्टा नहीं की। तो बच्चों, ये है आपके पाठ का लेख। और इसके साथ ही जो है ये आपका दूसरा पार्ट समाप्त होता है। इसमें जो है आपको मैं एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं। वह है कि सही विकल्प चुने। पहला प्रश्न है कि पंडित चंद्रधर पेशे से क्या थे। इसमें 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है अध्यापक, दूसरा है संपादक, और तीसरा है लेखक, और चौथा है चिकित्सक। अब ये 4 ऑप्शन में कौन सही है वो आपको चूज करना है, वो आपको चुनना है। तो पंडित चंद्रधर पेशे से क्या थे, आपको पता होना चाहिए। वो पेशे से अध्यापक थे, यानी कि इनका पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा, अध्यापक। ठीक है। दूसरा है यानी ख, इनमें हेड कांस्टेबल कौन था। पहला ऑप्शन है बैजनाथ, दूसरा है पंडित जी, तीसरा है अतिबल सिंह, और चौथा है कृपा शंकर। तो ये चारों में हेड कांस्टेबल कौन था मैं पहले ही बता चुका हूं कि थाना का हेड कांस्टेबल ठाकुर अतिबल सिंह थे। इसलिए इन सभी ऑप्शन में सबसे सही, सबसे सटीक उत्तर होगा तीसरा, अतिबल सिंह। अगला प्रश्न है कि मुंशी बैजनाथ जी कहां काम करते थे। इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला है दुकान में, दूसरा है कचहरी में, तीसरा है स्कूल में, और चौथा है थाने में। इनमें सही उत्तर होंगे दूसरा, अर्थात कचहरी में। चौथा है पंडित